गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग लाइट चैप्टर का, जो कि क्लास 10th का है, फिजिक्स नोट्स। यहाँ पे मैं सारे जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स हैं क्लास 10th का, वो सभी का मैं नोट्स यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सिंप्लीफाई वे में है, आप इसे नोट्स करिए। क्विक रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये आने वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें क्विक रिवीजन के लिए ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। चीज़ें कैसे लिखना है ये भी यहाँ पे बहुत ढंग से बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में। व्हाट इज़ लाइट? अगर हम लाइट के बारे में बात करें कि लाइट क्या है, तो सबसे पहले पॉइंट जो आता है वो है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी थिंग्स। भाई लाइट जब हमारे घरों में जब आप किसी कमरे में जाते हैं और लाइट को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं, राइट। तो लाइट का सबसे पहला चीज़ ये है कि ये एक तरह का एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। लाइट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे साउंड की, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसके लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। अगर अभी आप ईयरफोन से सुन रहे हैं तो एक मटेरियल मीडियम के थ्रू वो आप सुन पा रहे हैं। और या फिर अगर आपने फ़ोन, कैमरा और अगर आपने फ़ोन और लैपटॉप में यूज कर रहे हैं इसे, तो आपको वहाँ पे इसको एक मीडियम चाहिए होगा जो कि आप आवाज़ को सुन पाएँ। लेकिन लाइट को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। उसी को बोलते हैं प्रोपागेट करना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लाइट के बारे में ब्रीफ नॉलेज आपको मिला। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अगर हम सबसे पहले बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। द फेनोमेनन बाय विच अ रे ऑफ लाइट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन when it strikes a boundary between different medium through which it cannot pass is described as the reflection of light. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर आपने किसी भी लाइट को प्रोजेक्ट करा और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम नहीं जा पा रहा है, यानी कि वो सारी की सारी लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी जिस मीडियम से आप लाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायग्राम से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, जैसे हम इसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्टर, राइट। ये जो है वो क्या है? एक रिफ्लेक्टर है। इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करा रहा है। तो ये एक रिफ्लेक्टर है जहाँ पे यहाँ से इंसिडेंट रेज आ रही हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो ये जो है वो इंसिडेंट रेज आ रही हैं और यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे हैं जो यहाँ से जा रहे हैं। इंसिडेंट रे यहाँ से आई और ये रिफ्लेक्टेड रे गई। दोबारा देखिए, इंसिडेंट रेज यहाँ से आई और ये रिफ्लेक्टेड गई। क्लियर है? तो रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या क्या होता है? इंसिडेंट रेज होते हैं, नॉर्मल रेज होते हैं और रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं। क्लियर है? उसको अब हम लोग लॉ में समझते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? The incident ray, the normal, reflected ray and the normal at the point of incidence all lies in same plane. दोबारा, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lies in same plane. क्या मतलब हुआ कि इस प्लेन के सभी इसी साइड हैं, यानी कि इंसिडेंट रेज भी इधर है, नॉर्मल रेज भी इधर है एंड रिफ्लेक्टेड भी इधर है। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, यानी सेम ही प्लेन में है वो। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखें आप यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम इस पॉइंट की देखें तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से आप ये सारी चीज़ें फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्शन का मतलब ये यहाँ से लाइट आता है और ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गया, और ये जो वाइट डॉटेड आपको दिख रहा है वो नॉर्मल रेज है। ठीक है?
नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। यहाँ पे एक मिरर है, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला मिरर है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से दो रेज, अगर आपको इमेज बनाना है, इसका इमेज बनाना है जो कि यहाँ बन रहा है, तो एटलीस्ट दो रेज ऑब्जेक्ट से निकलने चाहिए। यहाँ से एक रेज निकला, यहाँ पे टकराया, और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके वो उसकी आंखों में आ रहा है। इसे क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अगर वो इसको नहीं देख पा रहा है, अगर इसको नहीं देख पा रहा है, तो इसका इमेज ही है जो इसको यहाँ पे दिखेगा। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। मिरर के सामने जो भी होगा वो रियल, मिरर के पीछे जो भी होगा वो वर्चुअल होगा। तो पहला रेज इधर से गया और ये रिफ्लेक्ट करा, तो इसके डॉटेड लाइंस हमने इधर मिलाया कि भाई यहाँ कहीं आ रहा होगा। दूसरा रेज जो है वो यहाँ से आया और यहाँ पर ज्वाइन होकर यहाँ पहुँचा, तो इसे ऐसा लग रहा होगा कि ये यहाँ से आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब भी प्लेन मिरर से इमेज बनेगा वो हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल होगा। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होते हैं, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। आप ये भी देखते होंगे कि आप जितना मिरर से पीछे खड़े रहेंगे आपका इमेज भी मिरर से उतना ही पीछे बनेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिरर के पीछे जाएंगे तो आपको तो दिख जाएगा, नहीं, ये मिरर के अंदर बनता है। मिरर के पीछे का मतलब क्या है, मिरर के अंदर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कई तरह से होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक स्फेरिकल मिरर है जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बन रहा है। यहाँ पर देखिए वो सीधा बन रहा है, लेकिन दोनों का शेप साइज अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल शेप साइज में बन रहा है। तो ये तीन डिफरेंट तरह के इमेजेस बन रहे हैं। उसी रिलेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, क्योंकि जो इसके पोजीशन और इमेज कहाँ बनते हैं उसको कॉनकेव मिरर के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज करी जाती है। तो यहाँ पे मैंने कॉनकेव मिरर लिया है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, एंड जो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और बहुत छोटा होगा इमेज। ठीक है? बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे होगा। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे होगा तो ये बनेगा फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थोड़ा छोटा होगा, मतलब डिमिनिश्ड ये भी होगा लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। एट सी पे रखेंगे तो सेम साइज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल का मतलब, रियल इमेज का क्या मतलब है? जिसे आप पर्दे पे उतार सकते हैं, यानी किसी आप दीवार पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं उसकी इमेज को, राइट। जैसे अब आप मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तो आप अपने इमेज को मिरर में थोड़ी दीवार पे थोड़ी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। लेकिन जो रियल इमेज होता है आप उसको किसी पेपर पे, वाइट पेपर पे आप इमेज देख सकते हैं, वाइट पेपर पे देख सकते हैं। दैट इज नोन एज रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होगा। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में अगर हम देखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, इस बार अब बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। फोकस पे होगा तो हाईली इनलार्ज होगा, इन्फिनिट पे बनेगा, और रियल इन्वर्टेड होगा। बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में होगा तो बिहाइंड मिरर होगा और इनलार्ज होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी कि जो रियल है वो इन्वर्टेड जरूर होगा, और दूसरा जो वर्चुअल है वो इरेक्ट जरूर होगा। जो मिरर के पीछे बनेगा वो वर्चुअल बनेगा अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो। रियल ऑब्जेक्ट है तो अगर मिरर के पीछे बन रहा है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कर्व मिरर हो, यानी स्फेरिकल मिरर हो, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर वो मैंने आपको एक फोटो में दिखा रखा है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे अगर हम बात करें
तो इसी तरह से यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ कॉनकेव मिरर के बारे में ही चर्चा किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स है, तो पूरा डिटेल में बहुत लंबा में अगर हम डिस्कस करते तो वो आपका पूरा थ्योरी हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके साइन कन्वेंशन को समझें। साइन कन्वेंशन बहुत आसान है, आज आपके लिए बहुत आसान कर देता हूँ मैं ये। यहाँ पे आप नंबर सिस्टम रखिए, हमें पता है ना नंबर सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे होता है 0, तो यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 है ना, ये पढ़ा है अपन ने। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, और ये है जहाँ पे इसका पोल होता है, ये पोल होता है राइट, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो पोल है इस पॉइंट पे पोल बोल रहे हैं, पोल पे आप रख दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी नंबर लाइन का ओरिजिन रख दो 0,0, तो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3। इसका मतलब मिरर के सामने ये फ्रंट व्यू है मिरर का, इसके इधर नेगेटिव तो इसके इधर पॉजिटिव, ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए भाई, दो मिरर का आ सकता है और दोनों ही मिरर का साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ मैं आपको। यानी कि अगर आप इधर देखिए तो यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है ये उसके राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को हमने क्या लिया हुआ है प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेंगे माइनस। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप ये सबसे बेस्ट तरीका है साइन कन्वेंशन को यूज करने का, सबसे बेस्ट तरीका। तो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है वो हमें पता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये मिरर फार्मूला होता है। u क्या होता है, u होता है इमेज ऑब्जेक्ट की दूरी। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से, पोल से। कहाँ से होता है, पोल से होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं u। और v क्या होता है, v होता है इमेज की दूरी फ्रॉम पोल से, ठीक है ना। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है फोकस की दूरी, कहाँ से, पोल से। तो राइट, ये होता है इसका फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप लिख लीजिए। और अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, रिवाइज हो रहा होगा आपका। अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जस्ट रिकॉल करिए, आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग हो गया कि भाई इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, कितना। जैसे अभी हमने बात करी थी ना कि अगर इमेज अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। तो ये कैसे बताते हैं कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा है, तो ये हम लोग मैग्निफिकेशन लगाते हैं, और मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब अगर आप लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज दे रहे हैं या चला जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे एक ग्लास स्लैब ले लिया आपने, सपोज करें कि यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, सपोज करें कि ये यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है मान लीजिए, और इसके अंदर में हमने पानी भर दिया, कोई और मीडियम भी हो लेकिन मैंने यहाँ पे पानी भर दिया। जैसे अगर आप पानी भरा तो लाइट ऊपर से आ रही है और ये इसके इस साइड चली जा रही है, यानी दूसरे मीडियम में चली जा रही है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जा रही है, एक मीडियम से आई और दूसरे मीडियम में चली गई, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते वक्त मीडियम चेंज होना चाहिए, एक होना चाहिए रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। अब फ्री स्पेस होगा उसको हम लोग रेयर मीडियम लेंगे, और जो वाटर होगा या फिर ग्लास स्लैब होगा वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, ओके। अब हमें ये भी पता है कि जब रेयर से डेंसर में आता है तो इट टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्शन लाइट बेंड हो जाता है। रिफ्रैक्शन लाइट किधर बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से आ रहा और ये जाना ऐसे चाहिए था, वो चला ऐसे गया, राइट। और डेंसर से रेयर में आएगा तो डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये वाला एंगल छोटा होगा तो ये एंगल अब बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। भाई हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, अभी हमने देखा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? वैक्यूम और फ्री स्पेस के अंदर में। लेकिन जैसे जैसे मीडियम में आप रखते चले जाएंगे, पास कराते चले जाएंगे, जैसे मैंने अभी मीडियम लिया कि ग्लास स्लैब ले लेते हैं, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। और अगर आपने वहाँ पे ग्लास स्लैब के अंदर में पानी भर दिया, जो एक्वेरियम होता है उसके अंदर में लाइट ऑफ स्पीड और कम हो जाएगी। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है उसके अंदर में। ठीक है, जैसे जैसे जो भी मीडियम होगा उस पर स्पीड ऑफ लाइट कम ज़्यादा होता रहेगा। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझिए और इसके दोनों ही पॉइंट्स लिखिए। तो पहले मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ, फिर इसको मैं एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होगा मुझे समझाने के लिए तो मैं समझा दूंगा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सबसे पहली बात, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है, रिपीट करता हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्लियर है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, पहली बात। दूसरी क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सेम जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस चले जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिस मीडियम से आप लाइट ले रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए थोड़ा सा, अगर अभी ये जो सरफेस है, राइट, ये क्या है? सरफेस है। लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ बेंड हो रही है, लेकिन ये रहा नॉर्मल। नॉर्मल से मान लीजिए कि लाइट यहाँ आ रही होती है तो यहाँ से बेंड हो रही होती है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते तो ये यहाँ से बेंड हो जाएगी, थोड़ा और ऊपर करा तो ये यहाँ से इस बार रिफ्लेक्ट किया। यानी कि पोजीशन आप इधर से शिफ्ट होते चले जाएंगे तो रेज ऑफ लाइट भी इधर शिफ्ट होती चली जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ ये वाली जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन ये रहा, तो थोड़ा सा और ऊपर किए तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ रहा, थोड़ा और ऊपर किए तो इस बार वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। दैट मीन्स ये जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। डेंसर मीडियम के आप रेज को ऊपर करते चले जाएंगे तो वो इसकी भी पोजीशन शिफ्ट होती चली जाएगी इधर से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इट रिफ्लेक्ट इनसाइड द सेम मीडियम। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जहां से मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जस्ट क्रॉस कर रही हो, उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जस्ट क्रॉस कर रही है उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। एक बार दोबारा समझाता हूं मैं आपको इसको। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे मैंने आपको बना के दिया कि ये नॉर्मल लाइंस है, राइट। यहाँ से ये जो है वो है कोई एंगल, ध्यान समझिएगा, ये है कोई एंगल, आई इसे ले लेते हैं, और ये जो है वो एक, इस तरह से थोड़ा सा मैं बड़ा बना के दे देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। अब जो लाइट है ना वो इसी से ग्रेजिंग होते हुए निकल रही है, घसीटता हुआ ऐसा कुछ निकल रहा होगा। लाइट आया ये लाइट आया है, इधर से लाइट आ रही है और ये जा रहा है इधर से, तो ये ग्रेजिंग होता हुआ निकल रहा है। तो उस एंगल को, इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्लियर है? एक ऐसा एंगल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा एंगल जिससे दोनों ही सरफेस से जो लाइट जो है वो ग्रेजिंग होता हुआ निकल रही है, घसीटता हुआ, है ना, जस्ट मीडियम को डिस्टिंग्विश करता हुआ निकल रहा है वो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल लेंसेज क्या क्या होती है? स्फेरिकल लेंसेज की अगर हम बारे में बात करें तो एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखें तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन ये कौन सा लेंस है? बाई कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलेंगे? प्लेनो कॉन्वेक्स।
इसको क्या बोलेंगे, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इस शेप को ध्यान रखेंगे, बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसको क्या बोलेंगे, बाई कॉन्केव, बाई कॉन्केव, इसको प्लेनो कॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। सिंपल सा है। कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस को पहचानने का क्या तरीका है भाई, उसके जो एज है वो पतला होता है और सेंटर पे मोटा होता है। दोबारा, कॉन्वेक्स लेंस पहचानने का क्या तरीका है, एज पे पतला होता है, सेंटर पे मोटा होता है। कॉन्केव लेंस को पहचानने का क्या तरीका है, एज पे मोटा होता है, सेंटर पे पतला होता है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तब आप यही लिख देंगे जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज, तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो लेंसेज में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से दो प्रिंसिपल हैं जो लगते हैं। पहला मैंने लिखा है, एन इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू सेकेंड फोकस। ये पैरेलल हो जाते हैं, अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसको वो पैरेलल हो जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू सेकेंड फोकस, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए ये लाइट आ रही है, सपोज करिए कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है और ये टकराने के बाद वो पैरेलल हो गया, ठीक है। दूसरा, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंसेज गोज अनडेविएटेड, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो पास होता है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जब वो पास होता है तो बिना डिफ्लेक्ट होते हुए निकल जाता है, ठीक है। ये दो पॉइंट है जिससे हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं इसके इमेज फॉर्मेशन का। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ लेंस। देखिए एक बालिका यहाँ पे यूज कर रही है अपने हस्तरेखा को देखने के लिए। पहला, इन फोटोग्राफिक कैमरा में हम लेंस यूज करते हैं। जितना आप अच्छा लेंस यूज करेंगे उतना अच्छा पिक्सल होगा, उतना अच्छा क्लैरिटी से फ़ोटो आएगा, तो लेंसेज यूज करते हैं क्लियर फ़ोटो के लिए। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो साधु महात्मा लोग होते हैं जो आपके हाथ को देख रहे होते हैं, हस्तरेखा को पढ़ रहे होते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। कई बार कुछ छोटी चीज़ों को आपको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास को इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन अगर बहुत छोटा हो तो क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत बड़ा होगा उसको देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा आँख तो एक अपने आप में लेंस है ये। तो आप इस तरह से यूजेस को एग्जाम के लिए लिख सकते हैं कि यूजेस ऑफ लेंस। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस में अगर हम बात करें तो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पी जो होता है वो होता है 1/f, दैट इज़ द पावर ऑफ लेंस। इसको हम लोग डायोप्टर से, इसका जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, यानी कि डी, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको वो चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर होगी लाइट्स के अंदर में। जो भी लाइट से आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसे रिपीट करके देखिए वीडियो के अंदर में। जो भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ आप उसे कॉपी करिए, अगर नहीं है तो आप इसे बार बार देखकर आप इसे रिकॉल कर सकते हैं नोट्स के तौर पे। ये मैंने आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्म में बना कर दे दिया है। तो ये आपके लिए, बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने यहाँ से आपको लाइट कंप्लीट करा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब।